नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी जी की ही एक और कहानी, तीसरा आदमी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पजामे को मोड़कर उसमें क्लिप लगाते हुए सतीश बोला, तुमने तो सारा कमरा ही अस्त व्यस्त कर रखा है, कहीं बैठने तक की तो जगह नहीं है। तुम ठीक ठाक करो, तब तक मैं ज़रा बाहर ही घूम आता हूँ। हाथ में झाड़ू लिए लिए ही शकुन ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। देख रही हूँ, तुम्हें आलोक जी का आना अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज़ में हल्की सी तल्खी थी, जिसे भौहों पर पड़े बल ने और भी स्पष्ट कर दिया था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसने यूं ही स्टैंड के सहारे खड़ी साइकिल के पैडल पर ज़ोर से पैर मारा तो पीछे का पहिया ज़ोर से घन्ना उठा। सब कुछ कहा ही नहीं जाता है, कुछ बातें होती हैं जो शब्दों के बिना भी शब्दों से ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। फिर मैं कोई बच्ची नहीं, तुम्हारी हर बात को खूब समझती हूँ। और वह ज़ोर ज़ोर से झाड़ू मार मार कर दरी की धूल झाड़ने लगी। एक क्षण को सतीश की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे क्या करे। बड़ी कातर सी नज़र से उसने शकुन को देखा और फिर साइकिल ठेलता हुआ सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर आ गया। बाहर आकर एकाएक उसे लगने लगा जैसे आलोक का आना उसे सचमुच ही अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से मन पर जो हल्की सी खिन्नता छाई हुई है, वह कहीं अच्छा न लगना ही तो है। वह शायद इस भावना को नाम नहीं दे पा रहा था। शकुन ने दे दिया। शकुन के मन में बड़ा उत्साह है, कल से ही लगी हुई है सारा घर ठीक करने में। और कल से उसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं उसने बड़ा घर लेने की बात मान ली। अब इस एक कमरे को ही बड़ा करने के चक्कर में उसने न जाने कितना फालतू सामान हटा दिया है। अपने घर को बिल्कुल नया रूप, नया जीवन देने पर तुली हुई है जैसे। नया रूप, नया जीवन, कमरे के लिए ये शब्द कितने बेतुके हैं। उसे इन शब्दों का ख्याल ही क्यों आया। उसे खुद लगने लगा कि बहुत भीतर कहीं कुछ हो रहा है जो उसे एबनॉर्मल बनाता जा रहा है। तभी तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी शकुन भांप गई। उसने देखा वह शुक्ला के घर के सामने आ गया है। चलते समय उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि वह कहाँ जाएगा। बस घर में बैठने की जगह नहीं थी, सो चल पड़ा। कुछ देर शुक्ला के यहाँ ही बैठ ले। उसने पैर ज़मीन पर टिका दिए, पर 2 मिनट तक वह तय नहीं कर पाया कि वह शुक्ला के यहाँ जाए या आगे बढ़ जाए। नहीं, उसे कहीं नहीं बैठना है। वह इस समय एकांत में बैठकर अपने मन में ही झांकेगा। जो कुछ भी अनुचित, अस्वाभाविक है, उसे जाने समझेगा। शायद इससे उसकी मानसिक स्थिति कुछ सुधरेगी। वरना यदि वह कल भी इसी तरह उटपटांग व्यवहार करने लगा तो कितनी भद्दी बात होगी। फिर यह आने वाला व्यक्ति लेखक ठहरा, ज़रूर बड़ी पैनी नज़र होगी उसकी। उसने साइकिल अनासागर की ओर मोड़ दी। बजरंगगढ़ पर चढ़ती भीड़ को देखकर उसे ख्याल आया, आज ज़रूर मंगलवार ही होना चाहिए। होना क्या चाहिए, है ही। तो वह क्या भूलने भी लगा है? क्या होता जा रहा है उसे? सारी बारहदरी पार करके वह उसके अंतिम सिरे पर आ गया। साइकिल में उसने ताला डाला और तालाब की ओर मुंह करके बैठ गया। सामने पानी में छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थीं। एक लहर उठकर आगे बढ़ती, पर किनारे तक आने से पहले ही दूसरी लहर धक्के से उसे बिखेर देती। वह कुछ देर लहरों का यह खेल ही देखता रहा। कल आलोक जी आ रहे हैं। आलोक जी, जिन्हें वह जानता नहीं, जिन्हें उसने कभी देखा नहीं। वह शकुन के परिचित हैं,
और उसी के निमंत्रण पर आ भी रहे हैं। शकुन ने उसे भी पत्र लिखने के लिए कहा था। 2 दिन तक वह तय ही नहीं कर पाया था कि लिखे या नहीं। फिर शकुन एकाएक बिगड़ पड़ी थी, तो उसने उसी समय एक पोस्टकार्ड लिख दिया था और अब वह आ रहे हैं। यूँ देखो तो बड़ी साधारण सी बात है, फिर भी उसे लगता था कि कहीं कुछ है अवश्य। आलोक जी बड़े लेखक हैं। शकुन से ही उसने उनके बड़प्पन की बात सुनी है। बड़े आदमी हैं तो व्यस्त भी ज़रूर रहते होंगे, फिर आना स्वीकार कैसे कर लिया? शकुन से भी तो कोई विशेष परिचय नहीं। 4 महीने पहले वह 2 दिन के लिए जयपुर गई थी अपने भाई साहब के पास। वहीं शायद मिली थी कुछ समय के लिए। उसके बाद पत्र आते जाते हैं, कभी कभी किताबों के पार्सल भी। शकुन की मेज पर आलोक की कई पुस्तकें जम गई हैं, जिन्हें वह हमेशा पढ़ती सराहती रहती है। पर शकुन कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है। उत्साह क्या, आवेग में आई हुई है। शायद इसीलिए कि वही उन्हें जानती भी है, और कोई बड़ा आदमी आता है तो थोड़ा उत्साह आवेग आ ही जाता है। उसे याद आया, शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति असह्य हो जाती थी। कमरा एक ही था और जब कोई भी आ जाता तो उसके सोने के लिए अलग जगह नहीं रह जाती, और सोते समय शकुन से अलगाव नहीं सहा जाता। जिस साल शकुन बीए की तैयारी कर रही थी तो उसने गांव से माँ को बुलवा लिया था। घर माँ संभाल लेंगी, तुम पढ़ने में लगी रहो, वरना यह दूसरी मेहनत तुम्हें मार देगी। कितना काम तुमको करना पड़ता है, सच मैं तुम्हारे लिए। पर शकुन रोती रही थी। क्यों बेकार की बातें करते हो? तुम मुझसे चौगुना काम करवा लो, पर रात को तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ सकती। वहाँ आते ही सारी थकान मिट जाती है, अगले दिन के लिए ताजगी आ जाती है। और सतीश ने बड़े ढंग से माँ को वापस गांव भेज दिया था। एक बार उसका एक बड़ा पुराना मित्र आकर टिक गया था। शकुन शिष्टता की सारी सीमा लांघकर उसके साथ पेश आई। सतीश को उस बार तो गुस्सा भी आ गया था, पर शकुन की यह दुर्बलता भीतर ही भीतर उसे कहीं पुलकित भी करती रही। मैं बीए करके नौकरी कर लूँ, तब तुम 2 कमरे का मकान ले लेना और जिसको चाहो बुलाना। यूँ भी अब तो किसी तीसरे आदमी को बुलाएंगे ही, आखिर कब तक टालेंगे? और वह लजा पड़ी थी। जिस दिन बीटी का रिज़ल्ट निकला था, वह और शकुन बेहद प्रसन्न थे, और उस दिन पहली बार वे किसी तीसरे आदमी को लाने के लिए मनुहार करते रहे थे। 3 साल अपने को जब्त किया, अब और नहीं, अब और नहीं। वे प्रतीक्षा करते, फिर नए सिरे से निराश हो जाते। जुलाई में शकुन को हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी मिल गई। 2-3 महीने अपने नए काम के बीच वह कुछ भूली रही, पर सतीश ने देखा कि धीरे धीरे वह निराशा उसके भीतर ही भीतर कुछ तोड़ती मरोड़ती चल रही है। अरे भाई, खाने पर आओ ना, मैं बैठा हूँ, तुम खा लो, मुझे आज खाना नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? सतीश ने भीतर लेटी शकुन को दुलारते हुए पूछा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने व्रत रखा है। व्रत? सतीश जोर से हंस पड़ा। यह व्रत तुम कब से रखने लगी हो? अब से मंगल को रखा करूँगी। हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। तुम चाहे मजाक उड़ा लो, मैं तो मानती हूँ। सतीश एकाएक खिन्न हो आया था। वह अकेला ही खाने बैठा तो उससे खाया नहीं गया। उस रात उसकी छाती पर सिर रखकर शकुन बहुत बहुत रोई थी। मेरा मन नहीं लगता, मुझे अकेला अकेला लगता है।
सतीश इस बात से दुखी नहीं, शकुन के दुख से ज़रूर दुखी था, पर कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। और एक दिन शकुन ने कहा, सुनो, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? बड़े आश्चर्य से उसने पूछा। इधर कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, सोचा दिखा दूं। मुझे तो तुमने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ अविश्वास से उसने पूछा। शकुन यूँ अकेली डॉक्टर के पास चली जाए, कुछ नई बात थी। बताने जैसा कुछ होता तो बता देती, बस यूँ ही ज़रा भारीपन सा लगता था। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर की बात सुनते ही उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगा था, पर अब आशा की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। क्या शकुन कोई खबर सुनाने वाली है? कोई खास बात नहीं। बड़ा उदास स्वर था शकुन का। नहीं, खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। उसने तुम्हें बुलाया है, शकुन फिर बोली। क्यों? और वह गौर से शकुन को देखने लगा। शकुन भी शायद उसकी नज़रों का सामना नहीं करना चाहती थी, मुंह किताब में ही गड़ाए रही। क्या हर्ज है, एक बार चले जाओ तो। हिम्मत बटोरकर शकुन ने कहा। सतीश को लगा शकुन का यूँ अकेले डॉक्टर के पास जाना, उसे भी जाने के लिए कहना, जैसे भीतर ही भीतर कुछ घुनता जा रहा है। उसका मन हुआ कोई तीखी सी बात कह दे, पर कही नहीं गई। कहा केवल इतना ही, मुझे क्या हुआ है जो डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। और वह प्रतीक्षा करने लगा कि शकुन विरोध करे या जिद करे, तो फिर वह कुछ सुनाए। शकुन ने कुछ नहीं कहा। कहती क्यों नहीं है साफ साफ? तो शकुन उसे भीतर ही भीतर उसके कुछ सुलगने लगा। सामने लेटी शकुन उसे बड़ी अपरिचित और पराई सी लगने लगी। यही वह शकुन है जिसे उसने अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार किया है। वही शकुन उस पर संदेह करती है। उसे वह बिना कुछ बोले ही वह बाहर चला गया था। उसे सारी बात पर कभी गुस्सा आता तो कभी दुख होता, पर भीतर ही भीतर एक हल्का सा भय भी अनजाने ही उसके मन में समाता जा रहा था। और उस दिन के बाद उस घर की छत के नीचे बिना बोले बिना कहे बहुत कुछ घट गया था। शकुन के भीतर कहीं कुछ मर गया था। जिस रात की प्रतीक्षा में सतीश पहले सारा दिन काटता था, बिना थके फाइलों से जूझता रहता था, उसी रात से अब वह डरने लगा। उसके बाद जब भी 2 कमरों का घर लेने की बात आती, बड़े बुझे बुझे से स्वर में शकुन कहती, क्या करना है बड़े घर का, 2 जनों के लिए ये कमरा ही काफ़ी है। हाँ, लकड़ी का पार्टीशन अवश्य लग गया था और बाकायदा सोने और बैठने के 2 कमरे बना दिए गए थे। शकुन बहुत कंजूस हो चली थी। जब तब कहती, कौन लंबी चौड़ी आमदनी है, इसी में से खर्च करना है, इसी में से बचाकर भी रखना है। बुढ़ापे में 4 पैसे होंगे तो यही सहारा देंगे, वरना यहाँ कौन। और सतीश का मन होता था कि इस बेसिर पैर की बकवास करने के लिए वह शकुन की जीभ खींच ले, पर भीतर ही भीतर दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला वह भय उसे कुछ भी नहीं कहने देता। क्या कहे वह? और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ था कि सारा शरीर सतीश की बाहों में छोड़कर भी शकुन कहीं और रहती थी। थोड़ी देर बाद वह उसकी बाहों से छूटकर करवट लेकर सो जाती। मुझे नींद आ रही है। और अपमानित आहत सतीश करवटें लेता रहता और निश्चय करता कि वह शकुन को बिना बताए कल ही डॉक्टर के पास जाएगा और अपने को दिखा आएगा। यह झूठा लांछन वह क्यों अपने ऊपर ले? पर सवेरा आता
तो पता नहीं उसे क्या होता कि डॉक्टर के यहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। मन के किसी कोने में छिपा हुआ वह भय फैलता जाता और उसके सारे निश्चय डिग जाते। वह साइकिल मोड़ लेता और सीधा ऑफिस ही पहुंच जाता। संशय और द्वंद्व से ग्रस्त, शकुन के दुख से दुखी और एक अनजान आशंका से त्रस्त सतीश बस एक ही बात महसूस करता कि शकुन उससे दूर होती जा रही है, उसके शरीर से भी और मन से भी। कोई तीसरा प्राणी उनके बीच आ जाता तो वे कितने पास आ जाते। उसके अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में दिनों दिन वे दूर ही होते जा रहे हैं। पर कोई तीसरा प्राणी नहीं आया। हाँ, खाना बनाने के लिए एक बुढ़िया माँ जी को सतीश ने जिद करके रख लिया। जब तक उस बड़े अभाव की पूर्ति नहीं हो जाती, वह शकुन के लिए सामर्थ्य भर दूसरी सुख सुविधाएं जुटा देना चाहता था। एकाएक घंटों की आवाज़ के बीच बजरंगगढ़ की आरती का स्वर चारों ओर फैल गया। सतीश भी स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा। वह कई बार मंगल को शकुन के साथ बजरंगगढ़ आया है, उसे पूरी आरती याद है। शकुन ने कमरा ठीक कर लिया होगा, अब चलना चाहिए। उसे एकाएक पछतावा होने लगा कि वह यहाँ क्यों आया। उसे भी शकुन के साथ कमरा ठीक करवाना चाहिए था। वह भी उतने ही उत्साह से काम करता तो शकुन कितनी प्रसन्न होती। वह क्या कभी भी शकुन को प्रसन्न नहीं रख सकेगा। पर वह क्या करे, उसे आज सचमुच कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज क्या, उसे पिछले 3-4 महीनों से कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, शकुन ज़रूर कुछ प्रसन्न रहने लगी है। लगता है जैसे उसने इस स्थिति को अपनी नियति मान लिया है। पर क्यों? 2 वर्ष का समय कोई ऐसी अवधि तो नहीं है कि आदमी यूँ हताश हो जाए। उसके पास ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनके विवाह के 5-5, 7-7 साल बाद बच्चे हुए। पर शकुन तो जैसे कुछ भी सुनने मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी इस जिद के लिए क्या किया जाए? जिद? क्या सचमुच यह जिद बिल्कुल ही आधारहीन है? और यदि है ही तो क्यों नहीं वही उसे प्रमाणित करके उसे इस त्रास से मुक्ति दे देता? पर क्या हुआ है उसे जो वह डॉक्टर के पास जाए? वह बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। ऐसा कुछ भी होता तो क्या उसे पता नहीं लगता? क्या 3 साल तक शकुन को पता नहीं लगता? उसने कभी कुछ महसूस नहीं किया, तो फिर यह शंका उसके मन में आई ही क्यों? पर वह एक बार चला ही क्यों नहीं जाता? नहीं, वह शकुन की इस झूठी और बेतुकी जिद के सामने अपने को यूँ अपमानित नहीं होने देगा। पर हर बार कहीं बहुत भीतर से एक प्रश्न सा उठता, क्या वह सचमुच शकुन की जिद के कारण ही जिद किए बैठा है और कहीं कुछ नहीं है? किसी आशंका ने तो उसे नहीं रोक रखा है। और यही आशंका धीरे धीरे मन में गांठ बनती चल रही थी। उसका खुद अपने पर से जैसे विश्वास उठने लगा। उसे स्वयं शकुन का संदेह कभी कभी सच लगने लगता था। एक अपराध भावना मन में घर करने लगी थी। और तब उसने सोचा था कि शकुन को प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ करेगा, किसी भी कीमत पर वह उसे प्रसन्न रखेगा। पर बिना कुछ किए ही वह प्रसन्न रहने लगी, तो उसे लगने लगा कि वह कीमत उससे चुकाई नहीं जा रही है, बहुत भारी पड़ रही है। उसने स्वयं आलोक के पत्र पढ़े हैं, उनमें उसे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे वह आहत अनुभव करे। पर हमेशा उसे लगता है कि लिखे हुए शब्दों से परे भी कुछ है ज़रूर, वरना इन शब्दों में आखिर ऐसा है ही क्या जो शकुन यूँ प्रसन्न रहती है। घर लौटने की बात फिर उसके मन में आई। 8-10 आवारा से लोगों को छोड़कर भले आदमियों की भीड़ जा चुकी थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी।
सतीश ने खड़े होकर बड़े अलसाए भाव से एक जोर की अंगड़ाई ली। सामने पानी के फैले विस्तार में अभी भी छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थी। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा यह तालाब और उठती बिखरती ये लहरें। शादी के बाद अक्सर वह शकुन को लेकर यहाँ आया करता था। शकुन तब इंटर पास थी। वे बैठकर आगे की योजना बनाया करते थे और 110 रुपये में पूरा महीना काटने का बजट भी। उसे याद आया, यही शकुन ने उसे अपने पहले प्रेम प्रसंग की बात सुनाई थी। घर आकर उसने पूछा भी था, अब भी तुम्हें कभी अपने उस प्रेमी की याद आती है? शकुन हंसी थी। देखो, औरत यदि किसी से प्रेम करती है तो उसकी बात ज़बान पर भी नहीं लाती। बात ज़बान पर आ गई तो समझ लो प्यार मर गया। वे सब तो निरे बचपने की बातें थी। और उसने सतीश के सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। एकाएक सतीश को याद आया, आलोक का पत्र आया था। शकुन पत्र पढ़ती जा रही थी और एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती जा रही थी। ऐसा क्या लिख भेजा है लेखक जी ने? बड़ी मुस्कुराहट फूट रही है। कुछ नहीं, यूं ही। रात को फिर उसने आलोक का प्रसंग छेड़ा था तो शकुन एक तरह से झल्ला सी उठी थी। क्या बात है? देखती हूँ आलोक जी से परिचय मेरा है पर छाए वे आप पर रहते हैं। यह उत्तर उसे भीतर तक चीर गया था। तो सतीश को लगा जैसे कोहरे के चारों ओर का वातावरण बड़ा बोझिल बोझिल सा हो चला है। सामने का पानी एकाएक यूं स्थिर हो गया, मानो उसमें कोई चेतना ही न रह गई हो। अब यहाँ से चल ही देना चाहिए। साइकिल पर बैठते ही ठंडी हवा का एहसास तो हुआ, पर लगा वह हल्का या अधिक सहज स्वाभाविक होकर नहीं लौट रहा है। घर को सचमुच नया रूप मिल चुका था। मैं बहुत थक गई हूँ, कहकर शकुन करवट लेकर सो गई। पता नहीं सो गई थी या सोने का बहाना करके पड़ी थी। नहीं, सो ही गई है शायद। उसने शकुन के चेहरे की ओर झुककर जरा गौर से देखा। थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शकुन को यूं सोता देखकर ढेर सा लाड़ उसके मन में उमड़ आया। भीतर ही भीतर उमड़ती ऐंठती अपराध भावना और ज़्यादा गहरा गई। मन का भय विश्वास का रूप लेकर गहरे उतरने लगा। सचमुच ही उसके भीतर कहीं कुछ है अवश्य। शकुन के साथ अन्याय ही हो रहा है। उसे कोई अधिकार नहीं शकुन पर इस तरह संदेह करने का या आरोप लगाने का। औरत की यह कितनी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह माँ बने। मान लो यह बात प्रमाणित हो जाए कि वह कभी शकुन को माँ नहीं बना सकता है तो जाने कैसा विचार उसके मन में आया कि वह भीतर तक सिहर गया। फिर वह अपने को जैसे तौलने लगा। क्या वह शकुन की इस इच्छा को पूरी करने में सहायक हो सकता है? क्या वह अपनी इस दुर्बलता के सामने घुटने टेककर ऐसी तटस्थ उदारता ला सकता है कि वह जैसे भी हो अपनी इच्छा पूरी कर ले? मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या वह उस बच्चे को स्वीकार कर सकेगा? नहीं, शायद शकुन के पलकों की तरह वह उस बच्चे को भी कभी नहीं छू सकेगा। जहाँ पर दूसरे की छाप है उसे स्वीकार करना उसके लिए असंभव है। किसी का बच्चा। उसने झटपट टेबल लैंप का स्विच दबा दिया। कमरे में एक क्षण को घुप अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि पास लेटी शकुन की आकृति भी अंधेरे में डूबकर रह गई। धीरे धीरे फिर सब चीज़ें अपना रूप लेने लगी। क्षण भर को जो सब कुछ डूब गया था फिर दिखाई देने लगा, स्पष्ट और अधिक स्पष्ट। सतीश को बड़ी तसल्ली मिली। वह अपने कमरे में ही है और अंधेरे में भी वह सब कुछ देख सकता है, पहचान सकता है। कहीं कुछ नहीं बदला है। वह भी कैसी आधारहीन और निरर्थक बातों को बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ ही भयभीत होता रहता है। तांगा चला
तो सतीश का मन गहरे अवसाद में डूबने लगा। स्टेशन आते समय मन में विशेष उत्साह और प्रसन्नता चाहे ना रही हो, पर ऐसी खिन्नता भी नहीं थी। डूबने डूबने का यह एहसास भी नहीं था। अब उसकी नज़र पास बैठे आलोक के सीने की चौड़ाई में ही बंद कर रह गई और मन कहीं गहरे डूबने लगा। कैसा शहर है अजमेर, आप खुद ही देख लीजिए, 2-4 दिन तो ठहरिएगा ही। अरे नहीं साहब, आज रात को ही वापस लौट जाना है। शकुन जी का इतना आग्रह था, फिर आपका कार्ड मिला तो लगा आना ही पड़ेगा। एक बोझ सा हटा। ऐसे खुले व्यवहार का जन्म किसी रहस्य से तो हो ही नहीं सकता। वह व्यर्थ ही बैठा बैठा कुढ़ रहा है। यह उसका अपना ही हीन भाव है और कुछ नहीं। सवेरे पता नहीं क्यों एकाएक शकुन ने अपना इरादा ही बदल दिया। मैं स्टेशन नहीं जाऊंगी, तुम ही जाकर ले आओ। कहीं थोड़ा आश्वस्त और संतुष्ट सा होते हुए भी उसने कहा था, अरे वाह, यह भी कोई बात हुई भला। इतना आग्रह करके बुलाया है और अब लेने नहीं जाओगी। शिष्टता भी तो कोई चीज़ होती है आखिर। तुम तो पहुंच ही जाओगे, घर से कोई भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है। सतीश ने गौर से शकुन को देखा। क्या सचमुच शकुन उसे और अपने को एक ही समझती है? कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि कोई भी चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक वह है कि 2-3 दिन से पता नहीं क्या सोच रहा है। उसके मन का तनाव एकाएक ही ढीला हो गया। फिर भी उसने कहा, मैं तो पहचानता भी नहीं, चलना तुमको भी चाहिए। तस्वीर तो तुमने भी देखी है, पहचान ही लोगे। खैर, पहचान तो लूँगा ही। और उसे लगा वह तस्वीर न भी देखता तो भी पहचान लेता। और स्टेशन क्या, हज़ारों की भीड़ में भी वह आलोक को पहचान सकता है। शकुन मुस्कुराई थी। उस समय तो सतीश नहीं भांप सका, पर अब उसे लगने लगा कि शकुन की उस मुस्कुराहट में कहीं बड़ा तीखा व्यंग लिपटा हुआ था। विचित्र संयोग है, पहली बार जयपुर आया था तो शकुन जी से मुलाकात हुई थी। इस बार आया तो उनके घर आना पड़ा। आलोक हंसा। ये सारी बात इतने सहज ढंग से कैसे कर लेता है। इसे क्या नहीं मालूम कि शकुन के निमंत्रण पर यूँ चले आने से मैं शकुन का पति कुछ गलत अर्थ भी तो लगा सकता हूँ। पर ऐसी बात का बोध तभी होता है जब आदमी के मन में पाप हो। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, कहीं भी तो कुछ नहीं है। आलोक से मिलकर आते ही शकुन ने भी तो सब कुछ बता दिया था। सब कुछ तो ठीक है, गलत कहीं कुछ है तो उसके मन के भीतर है। छी, मन के संशय ने उसकी आत्मा को भी कितना दुर्बल बना दिया। आलोक शकुन का ही नहीं, उसका भी मेहमान है। शकुन कोई उससे अलग तो है नहीं। वह ज़बरदस्ती ही अलगाव को पैदा कर रहा है और व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। कुछ होता तो शकुन उसे यूँ अकेले स्टेशन भेजती। घर आते ही उसने आलोक की अटैची स्वयं उठा ली। आलोक ने हल्का सा विरोध भी किया, पर वह नहीं माना। आखिर आलोक उन लोगों का मेहमान है। सामने बरामदे में ही शकुन प्रतीक्षा में खड़ी थी। उन्हें देखकर दोनों सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। देखो, सही आदमी को ही लाया हूँ ना। तीनों हंस पड़े और उसने सोचा अब ऐसे ही व्यवहार करेगा, बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से। मन एकाएक ही हल्का हो आया। तीनों भीतर घुसे तो सजा हुआ कमरा उसे स्वयं बड़ा अच्छा लगा। आखिर इस घर का मालिक तो वही है। शकुन कुछ औपचारिक सी बातें पूछ रही थी और वह मन ही मन सोच रहा था, आज वह सबको खूब हंसाएगा, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएगा कि बस। लेखक वह चाहे ना हो, पर मूड में आ जाए तो लोगों को ऐसी बढ़िया कंपनी दे सकता है कि एक बार मिलने के बाद लोग उसे आसानी से भूल नहीं सकते।
शकुन को वह आलोक के सामने कतई महसूस नहीं होने देगा कि उसका पति मात्र एक क्लर्क है, बूदम और डल। कितने दिन हो गए हैं उसे हंसे और हंसाए। आलोक दीवार पर लगी उन लोगों की तस्वीर को देख रहा है जो उन्होंने विवाह के बाद ही खिंचवाई थी। ये क्या बहुत पुरानी है? इसमें तो बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग। सतीश को लगा यह रिमार्क उसने केवल शकुन के लिए दिया है। उसे तो बस यूं ही औपचारिकता के नाते शामिल कर लिया। और एकाएक उसने शकुन की ओर देखा तो पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि बड़े यत्न से उसने अपने उन सब पक्षों को पूरी तरह उभारा है जहाँ जहाँ से वह सुंदर लगती है। पर उससे क्या, यह तो बहुत ही स्वाभाविक है। उसे ऐसी छोटी छोटी बातों का भी क्यों ध्यान आता है। शकुन, अब तुम गरम चाय पिलाओ तो आलोक जी की थकान भी उतरे और थोड़ी ताजगी और गर्माहट भी आए। अपने स्वर की स्वाभाविकता उसे स्वयं बड़ी अच्छी लगी। मैं सिगरेट पी लूं? होठों में सिगरेट दबाते हुए आलोक ने अनुमति मांगी। मुझे तो अभी भी जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप कभी हमारे घर आएंगे भी, कि आप आ गए हैं। बड़े गदगदाते भोलेपन में शकुन बोली। लो, कमाल कर दिया। सशरीर सामने बैठकर भी यदि विश्वास ना दिला सकूं, तब तो मामला बड़ा मुश्किल है। आलोक जोर से हंसा। मैं सचमुच कितनी खुश हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया तो। आलोक जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुन यूँ खुश हो रही है, वरना शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति तक बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, बेकार बदनाम मत कीजिए। ठुनक कर शकुन बोली। देखिए आलोक जी, घर के नाम पर कुल ये एक कमरा है हम लोगों के पास। ये पार्टीशन भी 1.5 साल से लगा है, पहले तो ये भी नहीं था। कोई भी आ जाता तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ हम सोए बैठें, कहाँ उसे सुलाए बिठाएं। फिर मुझे एकांत और प्राइवेसी पसंद है, अब चाहे कोई कुछ भी कह ले। एकांत, प्राइवेसी, क्या आलोक इन शब्दों के अर्थ नहीं समझेगा? तब तो मेरे आने से भी आपको कष्ट होगा। वैसे मैं आज रात को ही चला जाऊंगा। धत, बीच में ही बात काटते हुए शकुन बोली। कैसी बातें करते हैं आप भी। आपके आने से कष्ट, ये तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, आपको ज़रूर कुछ कष्ट हो सकता है, पर हमारी खातिर इसे भी सहिए। फिर एकाएक पूछा, क्या आप आज ही चले जाएंगे? बिल्कुल, हर हालत में। कल सवेरे मुझे चले ही जाना है। बुढ़िया नौकरानी चाय ले आई। सतीश ने देखा ट्रे बड़े करीने से सजाई गई है। शकुन शायद पहले से ही सब कुछ कर आई थी। शकुन के मुंह से बार बार हम शब्द सुनकर सतीश का आत्मविश्वास जैसे बढ़ सा रहा था। शकुन ने और ठहरने के लिए एक बार भी नहीं कहा। आलोक भी ठहरने को व्यग्र नहीं। सभी कुछ तो बड़ा नॉर्मल है। नहीं, तुच्छता से जन्मे सारे संदेहों को वह पोंछ देगा। चाय चलती रही। शकुन बड़ी आत्मीयता भरी मनोहार से आलोक को खिला रही थी। आज उसे अपना घर क्लर्क के घर से छोटे अफसर के घर के रूप में बदला हुआ लग रहा है। एक नामी लेखक उसके घर में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी सजी संवरी कलफ की साड़ी पहने सबको सर्व कर रही है। और इस घर और इस स्त्री का स्वामी वह है, केवल वह। इधर उधर की गपशप चलती रही। आलोक खुश मिजाज, हंसमुख और खुले स्वभाव का व्यक्ति है। अभिमान या बड़प्पन का बोध तक नहीं। शकुन खास नहीं बोल रही, केवल सुन रही है। बोलना उसे ही सबसे ज़्यादा चाहिए। जो भी हो,
आखिर वह है तो उसी का मेहमान। तुम ज़रा तरकारी ले आओ। पहले नहा लूँ? नहीं, नहाना बाद में, पहले तरकारी ले आओ। अधिकार भरे स्वर में आदेश देती सी शकुन बोली, और सतीश को लगा जैसे अब वह थोड़ा एकांत चाहती है, प्राइवेसी। हवा उल्टी थी या पता नहीं क्यों साइकिल बड़ी भारी चल रही थी और सतीश को पूरा जोर लगाकर पैडल मारने पड़ रहे थे। वह लौटा तो शकुन और आलोक आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। दोनों के बीच सिगरेट का हल्का सा धुआं छाया हुआ था। उसे देखते ही शकुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ना मालूम सा खिंचाव भी उसे शकुन के चेहरे पर दिखाई दिया। ले आए? ज्यों के त्यों बैठे बैठे ही उसने पूछा। उठकर उसने थैला तक नहीं लिया। अब तुम नहा लो, तरकारी उधर माजी को ही दे देना। हाँ हाँ, देखिए आप लोग अपने रूटीन में किसी तरह की गड़बड़ ना करिएगा। आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 10 पर पहुंचना होता है, 9:30 के बाद निकल जाता हूँ। सतीश ने किसी तरह शब्दों को ठेल कर जवाब दिया। और तुम? 15 मिनट में ही स्थिति तुम पर आ गई? नहीं, शायद बहुत पहले से ही यह स्थिति चल रही थी। मैंने तो आज छुट्टी ले ली है। एक दिन के लिए आप आए हैं, सारा दिन स्कूल में गुजार दूंगी, तो आपसे बात कब करेंगे? करेंगे तो क्या शकुन मुझसे भी छुट्टी लेने के लिए कहेगी? यदि कहा तो क्या वह ले लेगा? लेनी चाहिए उसे? नहीं, बहुवचन का प्रयोग तो वह अपने लिए भी कई बार करती है। चाय के समय चुप क्यों बैठी थी? करती ना उस समय बात। और आलोक अब रूटीन गड़बड़ करने की बात क्यों नहीं करता? कुछ देर पहले तक तो छुट्टी की कोई बात भी नहीं थी और उसे लगा कि फिर सब कुछ गड़बड़ा गया है, बाहर भी और उसके अपने भीतर भी। वह नहा कर लौटा और पार्टीशन के इधर निशब्द तैयार होने लगा। कान उसके उधर ही लगे हुए थे। शायद किसी किताब का जिक्र हो रहा था। बोल आलोक ही रहा था। शकुन को जो बातें करनी है वह करती क्यों नहीं? शायद वह उसके जाने की राह देख रही है। ऐसा ही है तो वह इधर ही रहेगा। क्यों व्यर्थ ही उन लोगों के बीच जाकर बैठे? पर उससे रहा नहीं गया। आगे की कहानी तीसरा आदमी भाग 2 में।